मैं सो रही हूँ और मुझे अगर अचानक मुझे अगर रात को नींद खुली हो, मेरा अगर थॉट आ गया तो मैं उसी समय ही वो थॉट को लिखती हूँ, अदरवाइज वो थॉट मुझे मतलब वापस कभी नहीं आता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर इम्पैक्ट और मैं हूं मिताली। जिम्मेदारियां तो हम सभी पर होती हैं और कहीं ना कहीं हम अपनी पूरी जिंदगी इन जिम्मेदारियों को निभाते निभाते गुजार देते हैं। और अगर ऐसे में हम बात करें महिलाओं की, तो उन पे तो जिम्मेदारियां डबल हो जाती हैं। अगर घर का काम संभालना है और उसके साथ में ऑफिस के काम को तवज्जो देना है, तो इन सब के बीच अपनी हॉबी को जिंदा रख पाना उन महिलाओं के लिए काफ़ी कठिन हो जाता है। तो आज वुमनिया के इस एपिसोड में हम ऐसी ही एक महिला से मिलने जा रहे हैं, जिन्होंने विभाग की जिम्मेदारी की कमान संभालने के साथ साथ अपनी हॉबी को भी बनाए रखा और इस हॉबी के दम पर न जाने उन्होंने कितने सम्मान प्राप्त किए। तो वुमनिया के इस एपिसोड में हम स्वागत करते हैं पीएचई डिपार्टमेंट में सब इंजीनियर के पद पर पोस्टेड मिस ज्योति धौरे का। तो मेरे साथ है इस वक्त पीएचई डिपार्टमेंट में सब इंजीनियर के पद पर पोस्टेड मिस ज्योति धौरे। इसके साथ ही वो स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत केदारपुर पर जो लैंडफिल है, वहाँ पे वो एज अ मैकेनिकल इंजीनियर भी जो है पदभार वहाँ का संभाले हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। सबसे पहले ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका वुमनिया में। थैंक यू सो मच मिताली जी। और सबसे पहले मैं सभी ग्वालियर वासियों को भी बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। उनकी एक बहुत अच्छी अंदर से कामना रही है मुझे हमेशा आगे ले जाने की। तो आज मैं अब आप सभी के बीच दोबारा एक कैमरे के सामने हूँ। और वुमनिया का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ग्वालियर की इस भीड़ में मुझे पहचान कर आज वो मुझे अपने जो शब्द हैं, मेरा दर्द है, मेरी पीड़ा है इस देश को लेकर, वो आप सभी तक शेयर करने तक उन्होंने बहुत अच्छा मौका दिया। बहुत बहुत धन्यवाद मिताली जी। तो सबसे पहले ज्योति जी, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको अपने बारे में बताइए। वैसे मैंने इंट्रो दे दिया है, बट हाँ, वो आपसे सुनना पसंद करेंगे। शुरू से ही गोल पहाड़िया पर मेरा वहीं जन्म स्थान रहा है और वहीं मैंने अपना पूरा 26 साल मतलब ऑलमोस्ट तक जो अभी तक की जो लाइफ है मैं वहीं पर रही हूँ। और मेरी जो स्कूलिंग है जो पद्मा राजे, गवर्नमेंट पद्मा राजे, वहाँ से मेरी स्कूलिंग हुई है। और देन उसके बाद मेरा पीईटी में सिलेक्शन हुआ, 161 रैंक मुझे मिली। देन वो MITS में मेरा सिलेक्शन हुआ और बीटेक फाइनल कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ पर एज अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में 1 साल मैंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर काम किया। और देन उसके बाद मैंने उसी कॉलेज से मैंने एमटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। तो एज अ इंजीनियर बट मेरी स्टोरी थोड़ी सी डिफरेंट रही है। मेरा मतलब कविता लिखने के जो मतलब मुझे जो कारण मिला है, वो 2 सबसे प्रमुख कारण ये हैं कि जब मैं 6th क्लास में थी तो मैंने एक एज अ स्टूडेंट मैंने 26 जनवरी को एक कविता है कि बुंदेले हर बोलों को मुँह सुनी हमने कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो उसके नीचे जब वो नाम लिखा गया था पर्टिकुलर जिन्होंने उस कविता को लिखा था, तो उसके अंदर से मुझे ऐसे लगा था कि मेरे अंदर भी मतलब ये किसी और की कविता नहीं, मैं अपनी खुद कविता पढ़ रही हूँ। तो मुझे उस समय से मतलब लगा था कि मैं कहीं ना कहीं, और जब भी मैं अपने जीवन परिचय कभी भी याद करती थी, कभी मतलब एग्ज़ाम टाइम पर, तो मुझे ये लगता था कि ये जीवन परिचय अब मैं किसी और का क्यों याद कर रही हूँ, लोग आने वाले टाइम पर ये जो जीवन परिचय है वो मेरा याद करें। लेकिन कहीं ना कहीं अपना जो भाग दौड़ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में ही अपनी ज़िंदगी फंस गई और मैं कविताओं को एक तरीके से भूल गई। बट मैं गवर्नमेंट पद्मा राजे शासकीय पद्मा विद्यालय का मैं बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करती हूँ सभी शिक्षकों का भी, कि वहाँ पर ऐसी प्रतियोगिताएं मतलब पूरे वर्ष भर आयोजित होती रहती थीं, जिनसे मुझे बेशक मैं आधे घंटे ही मतलब क्यों ना वहाँ पर समय दूँ, लेकिन निबंध लेखन के माध्यम से जो मेरा दर्द, जो मेरी पीड़ा है, वो शब्दों के माध्यम से मतलब लोगों तक पहुंचती रहती थी। बस मैं तो वहाँ पर एज अ पार्टिसिपेंट्स वहाँ पर मतलब पार्टिसिपेट करती थी कि मुझे अवार्ड मिलना है यहाँ पर, फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़। और 12th क्लास में मुझे सभी शिक्षकों के आशीर्वाद से 17 प्राइज़ मिले हैं। 12th कंप्लीट करके जब मैं यहाँ पर आई मतलब बीटेक अपना MITS कॉलेज में, तो वहाँ पर ऐसा कोई भी मतलब माहौल नहीं था, कोई भी कविताएँ और ये सब। बट पद्मा राजे ने मुझे प्राइज़ लेने का आदी बना दिया था कि वहाँ पर वर्ष भर मतलब पूरे कार्यक्रम होते थे, तो मुझे प्राइज़ लेने का उन्होंने आदी बना दिया था। मुझे ऐसा जब लगता था मतलब अगर वीक में या फिर 15 दिन में मुझे कोई प्राइज़ नहीं मिलता था, तो ऐसा लगता था कि ज्योति आपकी लाइफ में कुछ चल ही नहीं रहा है। तो मतलब अब क्या किया जाए, लेकिन आप बिना मतलब ऐसे तो कुछ कर नहीं सकते कि मुझे डायरेक्टली कोई मतलब फ्री में कोई प्राइज़ दे देगा। तो मतलब जैसे चाहते हैं कि अगर ईश्वर ने आपके लिए जो कुछ लिखा है और आपको जो बनना है, तो उसके लिए कुछ ना कुछ कारण बन ही जाता है और वो चीज़ आपको मिल जाती है। तो ज्योति जी, जैसे आपने बताया कि आपकी जो कविता लिखने की एक जो सोच थी,
वो कहीं ना कहीं शुरू से ही रही है, लेकिन वो आदत जो है वो छूट गई थी। लेकिन उस दौरान ऐसा क्या रहा और ऐसा कौन सा कारण था जिस कारण आपको लगा कि हाँ, मुझे जो अपने शब्द हैं, जो अपनी पीड़ा है, उनको कविता के रूप में जो है वो कागज़ पर उतारना चाहिए? एज अ मैकेनिकल इंजीनियर मैं वहाँ पर स्टूडेंट थी, तो हम लोगों के लिए गेट आईएएस और मतलब प्लेसमेंट से बड़ी कोई चीज़ नहीं होती है एज अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट के तौर पर। बट जब मैं गेट की प्रिपरेशन कर रही थी, तो फाइनल ईयर के जब फाइनल सेमेस्टर में, जो कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए बहुत गोल्डन टाइम होता है कि जहाँ से उसको मतलब पूरा करियर डिसाइड होता है उसका, तो उस ड्यूरेशन में मुझे टाइफॉइड हो गया। मतलब मैं लगभग 5 या 6 महीने के लिए मतलब बीमार हो गई। तो एक मतलब टॉपर की उसमें लिस्ट में मतलब शामिल एक स्टूडेंट, जब उसको एग्ज़ाम पास करने का जब वो इतना बुरा समय आ जाता है कि ये एग्ज़ाम भी मेरा मतलब फाइनल ईयर के एग्ज़ाम भी पास हो पाएंगे या नहीं, तो लेकिन फिर ये दर्द कैसे बांटा जाए, मेरे दिमाग में यही चलता रहा। मैंने कहा मैं इन 6 महीनों में ना तो मैं अपनी फ्रेंड से बात की अच्छे से, मैंने अपने पेरेंट्स से भी अच्छे से बात नहीं की, अपने कलीग से भी अच्छे से बात नहीं की। देन मुझे ये लगा कि मतलब कहीं ना कहीं मैं इन सब की दोषी हूँ और मुझे कुछ इनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। उस टाइम पर अचानक मेरे हृदय से, मेरे मतलब अंतर मन से एक आवाज़ आई कि हो सके तो फिर मुझे माफ़ कर देना। तो एक ये कविता थी। पद्मा स्कूल में जब मैं एमआईटीएस के स्टूडेंट के तौर पर जब मैं जिला स्तर पर निबंध प्रतियोगिता में सेलेक्ट हुई, और वहाँ पर निबंध प्रतियोगिता के दौरान जब वो कॉपियाँ चेक होने गई थी, तो हमारे शिक्षकों ने कहा कि अगर आपके पास कुछ सुनाने के लिए है तो आप मंच पर जाके उसे सुना सकते हैं। तो वो जो कविता थी, क्योंकि उसी स्कूल की मैं विद्यार्थी भी रही थी, तो मैंने वो जो कविता है, क्योंकि शिक्षकों से भी फाइनली माफ़ी मांगनी थी, तो वो कविता मैंने सभी के सामने रखी और उस कविता को सभी लोगों ने बहुत सराहा। मुझे बहुत तालियां मतलब चारों तरफ बज रही थी। तो ऐसा लगता था कि मतलब कि मैं तो मतलब मेरे अंदर कोई ना कोई एक कवि भी मतलब है। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई कविताएं लिखने की। बट वो कविता जो थी वो एक तुकबंदी थी, सिर्फ उसमें शब्द बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थी, सिर्फ भाव प्रधान थी कि आप सिर्फ मतलब भाव अपने मतलब लोगों तक पहुँचा रहे हैं। उसके बाद धीरे धीरे जब मैंने फिर, क्योंकि जो 6th क्लास मैंने याद किया कि वो बुंदेले हर बोलों के मुँह सुनी हमने कहानी थी और खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। कभी प्रेम प्रसंग की कविताओं से मुझे अंदर से फील ही नहीं आया कि ये कविता मेरे द्वारा पढ़ी जानी चाहिए। तो हमेशा मेरे लिए मतलब जो देश की समस्याएं हैं, जैसे दहेज प्रथा हो गई और बेरोजगारी हो गई, भुखमरी हो गई, लोग रोटियों के लिए तरस रहे हैं, गरीबी हो गई, तो ये विषय मेरे हमेशा रहे हैं मतलब बचपन से ही डिस्कशन करने के। तो मैंने इन्हीं विषयों को चुना और आज मैं ओज की मतलब कविताएं लिखती हूँ जिससे कि लोगों को प्रेरणा मिले। सबसे पहले ये जानना चाहूँगी कि जो कविता लिखने की प्रेरणा, जैसे आपने 6th क्लास में जब आपने पढ़ती थी तब से वहाँ से आपको मिली, लेकिन इसके साथ ही साथ क्या जीन में भी ये चीज़ है? आपके घर में भी कभी किसी ने इस तरह की पोइट्री, कभी इस तरह का शायरी वगैरह की है? फ़िलहाल तो मेरे मतलब मुझे जहाँ तक याद है मेरे परिवार में कोई कविताएं नहीं लिखता है। बट लोगों को मंच पर जो पीड़ा है, लोगों की जो परेशानियां हैं, उनको मतलब रखने के लिए हमेशा मंच पे मेरे पिताजी कई बार बोले हैं। बट मुझे उनके बारे में जानकारी नहीं थी। बट वो जब मैं भी वो सब चीज़ें करने लगी तो तब, और फिर मेरा मतलब मैं चूँकि कई बार पापा से बिना बताए ही मैं कविताएं लिखती थी, और चूँकि कई बार मुझे प्राइज़ मिलता था और कई बार मेरा मतलब न्यूज़पेपर्स में नाम आता था, तो एक बार पापा पूछते हैं कि ये आप ही हैं क्या? तो वो बड़ा मेरे लिए हास्य का विषय था। तो मैंने कुछ टाइम तो बताया कि ये मैं नहीं हूँ। बट मैं अपना क्योंकि उपनाम ऐसा दिनकर डालती हूँ, तो ज्योति दिनकर के नाम से आता था। दिनकर क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपका पूरा नाम ज्योति दोहरे, तो आप दिनकर जो पीछे लगाने का, उसके पीछे का कारण? तो दिनकर का मतलब सूर्य होता है, और रामधारी सिंह दिनकर भी एक बहुत बड़े मतलब पूरे इतने अंतर्राष्ट्रीय स्तर, विश्व स्तर के कवि रहे हैं, जिन्होंने कुरुक्षेत्र और मतलब बहुत ऐसे विषय हैं जिन्होंने अपने साहित्य में समाहित किए हैं। तो दिनकर का मतलब सूर्य होता है और मेरा नाम है ज्योति। मैं कविताएं लिखती हूँ देश की पीड़ा को, ओज को लेकर, जिससे लोगों को प्रेरणा मिले। और दिनकर का मतलब भी सूर्य होता है, तो सूर्य हमेशा दिन रात किसी भी परिस्थिति में मतलब पूरे मतलब विश्व को, पूरी धरती को रोशनी देकर ये बताता रहता है कि परिस्थिति कुछ भी हो, लेकिन हमें छुपना नहीं है, हमें रुकना नहीं है, हमेशा हमेशा आगे बढ़ते रहना है। तो मैं चाहती हूँ कि भविष्य में कभी भी बच्चे और मेरे स्टूडेंट्स, मेरे कलीग्स मेरी कविताएं पढ़ें तो लोगों को सूर्य के भांति उनको मेरी कविताओं से प्रेरणा मिले। बस यही मतलब सोच के साथ मैंने अपनी कविता मतलब अपने नाम के पीछे दिनकर लगाया है।
ज्योति जी, जैसे आप कविताओं में भी आपका शुरू से रुझान रहा है, इसके साथ ही साथ आप इतने अच्छे पद पे आप पोस्टेड हैं, इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है, क्योंकि जब हम सरकारी डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो जिम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ती है। तो इन जिम्मेदारियों के साथ कविताओं को लिखना, ये दोनों चीज़ें किस तरह आप हैंडल करते हो कि हाँ काम भी करना है और जो अपने थॉट्स हैं उनको कागज़ पे भी उतारना है? तो चूँकि मतलब मुझे बुरा तो इसलिए नहीं लगता है क्योंकि मैं ग्वालियर शहर को जल प्रदाय की सेवाएं मतलब पीने का पानी उपलब्ध करा रही हूँ और कविता के माध्यम से लोगों को प्रेरणा देना चाहती हूँ। तो दोनों ही विषय मेरे लिए मतलब मन को हर्षित करने वाले हैं, मुझे उत्साह देने वाले हैं। तो मेरी जॉब के बीच में कई बार मैं मतलब किचन में बर्तन साफ़ कर रही होती हूँ या फिर कई बार मतलब मैं जो रोटियाँ बनाते समय क्योंकि मेरा जो मन है वो स्थिर नहीं रहता है, कहीं ना कहीं उन्हीं विषयों के इर्द गिर्द घूमता रहता है, जो कि वही चलता रहता है। तो कई बार एक लाइन आती है मुझे मतलब कि शायद ये विषय मतलब भी रखा जाना चाहिए, तो वो एक जो थॉट है वो पूरा कविता का रूप लेता है। कभी भी पूरी कविता इकट्ठी नहीं लिख पाती हूँ मैं, या फिर रात को अगर 2 बजे मुझे अगर मैं सो रही हूँ और मुझे अगर अचानक रात को नींद खुली हो, मेरा अगर थॉट आ गया तो मैं उसी समय ही वो थॉट को लिखती हूँ, अदरवाइज़ वो थॉट मुझे मतलब वापस कभी नहीं आता है। तो बेसिकली ये है। या फिर ऑफिस में भी कभी चूँकि मेरा कोई फिक्स टाइम जॉब नहीं है, मेरा जॉब है, मैं एज अ फील्ड इंजीनियर हूँ, तो ज़रूरी नहीं है कि मतलब मुझे 10 बजे ही टाइम पर पहुंचना है। कई बार मुझे 8 बजे भी जाना होता है, कई बार मैं 7 बजे भी जाना होता है, कई बार रात को 9 बजे भी आना होता है। मेरे पास अभी खुद का कोई वाहन नहीं है, तो मैं टेम्पो के माध्यम से मतलब सफ़र करती हूँ। चूँकि इतनी लंबी डिस्टेंस ट्रैवल करना बाय टेम्पो तो एक मेरे लिए एक पॉजिटिव उसके रूप में काम करता है, एनर्जी के रूप में, कि जब मैं टेम्पो में सुकून से बैठी होती हूँ तो उस समय भी कई बार मुझे थॉट आते हैं, तो उन थॉट्स को मैं पूरा कंप्लीट करके और एक तरीके से पूरा समराइज करके लोगों तक उसको पहुँचाती हूँ। तो जैसे कभी ऐसा हुआ है कि हाँ कुछ लिखने बैठे हो और लेकिन कुछ काम आ गया, जैसे चाहे ऑफिस का हो या घर का हो, तो उस वजह से जो है वो लिखने में थोड़ा इंटरप्शन आ गया कि हाँ यार ये थॉट आया था अच्छा लेकिन लिख नहीं पाए, ऐसा कभी कोई सीन बना? नहीं, ये तो हज़ारों बार मतलब हर रोज़ ही होता है, क्योंकि कविताओं की मेरा जो सर्विस है वो इमरजेंसी सर्विस है। कई बार मुझे मतलब 24 घंटे मतलब अपना पूरा सर्विस से कनेक्ट रहना पड़ता है। तो कई बार मैं रात में 11 बजे अगर कविता लिख रही हूँ तो रात को 11 बजे 12 बजे या 2 बजे भी कॉल आता है, तो वो कविता नहीं हो पाती है। बट वो थॉट जो रहता है पूरा, जो कि वो थॉट आए तो पूरी इमेज क्लियर हो जाती है कि मुझे इस विषय में क्या लिखना है। तो कई बार 15 दिन वो पड़ा रहता है या 1 महीने पड़ा रहता है, लेकिन अगर 2 महीने बाद भी मैं खोलती हूँ उस थॉट को तो पूरी इमेज क्लियर हो जाती है। तो चूँकि शब्दों का संयोजन भी बड़ा एक कठिन विषय है, तो कविता को मैं तुरंत तो पूरा कभी नहीं करती हूँ। वो थॉट जो है वो डायरी में लिख जाता है कि उसके विषय में मुझे क्या लिखना है। तो जब भी समय मिलता है मैं बिल्कुल बैठती हूँ दोबारा से और वो पूरी इमेज क्लियर करती हूँ कि मतलब मैं किस कल्पना के साथ इसको लिख रही हूँ, और देन शब्दों का संयोजन और पूरी ग्रामर के साथ उसको पूरा लिखने का प्रयास करती हूँ बस। तो क्या भविष्य में कभी हम आपको जो है पीएचडी इंजीनियर के साथ साथ, अभी तो जैसे हम आलकेल देख रहे हैं, लेकिन क्या हम आपको और अच्छे लेवल पे एक कवित्री के रूप में हम देख सकते हैं? हाँ, चूँकि माता पिता के सहयोग से, शिक्षकों के और पूरे ग्वालियर वासियों के प्रेम से मैं आज भी कवि सम्मेलनों में जाती हूँ। बहुत बड़े मंच स्तर पर तो मतलब बहुत बड़े अंतर्राष्ट्रीय और उस स्तर पर तो नहीं, बट ग्वालियर के काफ़ी कवि सम्मेलनों में मैं पार्टिसिपेट करती हूँ और बहुत बड़े साहित्यकारों के साथ मंच साझा करती हूँ। तो मतलब भविष्य में भी मैं चाहती हूँ कि मतलब साहित्य अलग चीज़ है और नौकरी एक अलग चीज़ है। तो चूँकि साहित्य का मेरा मेन मोटो ही ये है कि मतलब मैं लोगों को प्रेरणा देती रहूं, और आपने साहित्य लिखकर एक कॉपी में बंद करके रख दिया तो उसका कोई मतलब औचित्य नहीं निकलता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस विषय पर, इस फील्ड में मैं अच्छे से अच्छा काम करूँ और अच्छे से अच्छा लोगों के, बड़े कवियों के, बड़े साहित्यकारों के माध्यम से सीखती रहूँ और अपनी ये पूरा जो सफ़र है मैं हमेशा मतलब पूरे अपने अंतिम समय तक जारी रखूँ। बिल्कुल ज़रूर, हमें लगता है जो जिस तरीके की आपकी कविताएं और जिस भाव से आपने सुनाई है दर्शकों को, ये बयां करता है कि हाँ आपका भविष्य जो है वो कविताओं में बहुत अच्छा है आगे। अच्छा, जैसे कि मैं अगर आपके फेवरेट अगर कवि की बात करूं तो आप सबसे ज़्यादा किससे प्रभावित हैं, किससे ज़्यादा प्रेरित होकर आप अपनी कविताएं लिखना पसंद करती हैं? मुझे दुष्यंत कुमार जी की कविताएं, जो कि मतलब पूरे के मेरे हृदय में ना सही तेरे हृदय से ही सही, मतलब वो आग जलनी चाहिए, ऐसा कोई उनका पूरा एक वो पूरी कविता है। अभी इस समय वो पूरा मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। और रामधारी सिंह दिनकर की जो कविताएं हैं, जो कि कुरुक्षेत्र जैसे विषयों पर उन्होंने लिखा है, और अटल बिहारी जी की जो कविताएं हैं,
तो वो, और अगर मैं गर्ल्स में अगर किसी की बात करती हूँ तो जो हमारी कविता तिवारी दीदी हैं लखनऊ से, तो जिन्होंने मेरे को मैंने उनको पहली बार सुना था, तो उनसे मैं बहुत ज़्यादा मुझे प्रेरणा मिली थी। और मैंने सुना था कि जो वीर रस भी हैं वो लड़कियां पढ़ सकती हैं। लोग हमेशा श्रृंगार का कंपैरिजन करते हैं गर्ल्स से कि वो श्रृंगार के गीत ही प्रेम प्रसंग और चुनरी और है ना चूड़ी कंगन पर ही लिख सकती हैं। बट मैंने जब उनको पहली बार सुना था, उनकी विधा बहुत अलग है और बहुत अच्छा लिखती हैं वो। क्या आप हमारी जो यंग जनरेशन है उनको मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि अब आजकल हम देखते हैं कि बहुत से लोग जो है वो आजकल प्लेटफॉर्म्स इतने आ गए हैं, तरीके इतने हैं, लोग कागज़ पेन को छोड़ के अब डिजिटली जो है वो अपनी शब्दों को जो है बयां करते हैं। तो जैसे अगर वो डिजिटली भी चल रहे हैं तो उसमें भी वो किस तरह से अपने आप को एज अ कवि के रूप में आगे लेकर जा सकते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मेन यही है कि हमेशा हमें को लाइमलाइट्स को छोड़कर हमेशा पहले तो ये पहचानना चाहिए कि हमारे अंदर किस टाइप की जो थॉट्स हैं वो आते हैं। देन अगर आपको किसी ने ये बोला है कि आपको 14 से 30 वर्ष की उम्र में प्रेमिका पर ही लिखना है, तो वो गलत है। सबसे पहले युवाओं को हमेशा ये सोचना चाहिए कि सबसे पहले उनके जो अंदर के भाव हैं वो किस विधा में है। अगर आपको देश प्रेम अच्छा लिखना अच्छा लगता है तो आप उसी विषय पर लिखें, प्रेम पर ना लिखें। अगर आपको प्रेम अच्छा लगता है तो आप देश प्रेम पर ना लिखें, क्योंकि प्रेम के बिना तो देश प्रेम हो भी नहीं सकता। मैं प्रेम की विरोधी नहीं हूँ, हर व्यक्ति को प्रेम होता है, बट मैं ये चाहती हूँ कि जो आपको पूरा ब्लड से आपको आता है, अंदर से जो आता है, उस विषय को लिखें और डायरी कभी ना छोड़ें। क्योंकि जब आप पेन उठाते हैं और आप जब ना डायरी पर लिखते हैं तो वो आपको एक शब्दों के साथ साथ आपको पूरी जो भावनाओं के साथ भी जोड़ता है। ऐसा लगता है कि मेरे द्वारा कुछ लिखा जा रहा है और जो तक लोगों तक पहुंचना चाहिए। तो हमेशा, और चूँकि लोग हैं ना इस करियर को थोड़ा सा ऐसे मानते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा आगे नहीं जाया सकता है, तो हमारे देश में ऐसे बहुत बड़े नाम हुए हैं। जैसे कि अगर मैं हरिओम पवार जी, जो कि एक बहुत अच्छे लॉ प्रोफेसर होने के साथ साथ पूरे अखिल भारतीय स्तर के कवि भी हैं। जैसे कुमार विश्वास जी हैं, जिन्होंने युवाओं के दिलों पर जो आज राज कर रहे हैं। कविता तिवारी दीदी हैं, ऐसे अनामिका अंबर जी हैं, अशोक चारण जी, ऐसे मेरे हज़ारों नाम हैं जो कि पूरे जो कविता के माध्यम से अपनी रोजी रोटी भी चलाते हैं, लेकिन देश को अपना हमेशा प्रेरणा और अपनी कविता एक संदेश भी हमेशा देते रहते हैं। तो युवा कभी भी ये ना सोचें कि इस फील्ड में करियर नहीं है। बस आपको ज़रूरत है तो सिर्फ अच्छी मेहनत करने की, अच्छे साहित्य को पढ़ने की, अच्छे शब्दों का चयन करने की और अपनी विधा को चुनने की। सही कहा। मुझे लगता है कि जो हमारे यूथ हैं वो ज़रूर ज्योति जी की बातों से प्रभावित होंगे, इंस्पायर होंगे और इन बातों को अपनी लाइफ में आगे उतारने की कोशिश करेंगे। ज्योति जी, अंत में जाते जाते कोई एक और कविता, उसकी जो है लाइन बड़े प्यारे अंदाज में एक बार। चलिए, मैं आपको एक एक 4 पंक्तियाँ मुझे याद आती हैं, कि मैं किसको नमन करती हूँ, और हर व्यक्ति को हमेशा उसी व्यक्ति को नमन करना चाहिए जो आपकी मुसीबत में मदद करता है। कि पथिक बन कर चले करने सभी की रहनुमाई को, कि पथिक बन कर चले करने सभी की रहनुमाई को, न बांटें इस धरा को और गगन की उस ऊंचाई को। हमारे देश में आजकल ऐसी स्थितियां बनने को आ रही हैं, धरती तो बढ़ ही रही है कि ये इंडिया, ये पाकिस्तान और इंडिया के अंदर भी बहुत सारे ये मध्य प्रदेश ये तो, और धरती तो बढ़ती शुरू से चली आई है, लेकिन आजकल लोग आसमान को भी बांटने की बात कर रहे हैं। तब वहाँ से ये सोच निकलती है कि पथिक बन कर चले करने सभी की रहनुमाई को, न बांटें इस धरा को और गगन की उस ऊंचाई को। यहाँ मिलना बड़ा मुश्किल किसी भी आदमी से अब, यहाँ मिलना बड़ा मुश्किल किसी भी आदमी से अब, निकाले शूल पाँवों के, शूल कांटे होते हैं, कि निकाले शूल पाँवों के नमन ऐसी खुदाई को। और अंतिम 4 पंक्तियाँ हमेशा स्टूडेंट्स को मैं ये सुनाती हूँ, कोई कविता नहीं है, सिर्फ भाव प्रधान है। और कैसा होना चाहिए हर व्यक्ति के लिए, कि वह जीवन कैसा जिसमें कुछ अभाव ना हो,
हमेशा व्यक्ति के पास कमी होनी चाहिए, तभी उसको पूरा करने के लिए लोग मेहनत करता है, और यही मेरी प्रेरणा है। अभाव ही मेरी कमी, मतलब जो प्रेरणा है, जो आज आप हम दोनों साथ में बैठे हुए हैं, वो अभाव ही था। कि वह जीवन कैसा जिसमें कुछ अभाव ना हो और व्यक्ति होकर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव ना हो। चींटी भी पहाड़ चढ़ी एक तिनके के सहारे, कि चींटी भी पहाड़ चढ़ी एक तिनके के सहारे, और तैरने का मज़ा कैसा अगर तेज बहाव ना हो। कि तैरने का मज़ा कैसा अगर तेज बहाव ना हो। कि वह प्रेम कैसा जिसमें कुछ झुकाव ना हो। कि वह प्रेम कैसा जिसमें कुछ झुकाव ना हो। और ज्ञान है व्यर्थ अगर देने को कोई सुझाव ना हो। कि ज्ञान है व्यर्थ अगर देने को कोई सुझाव ना हो। और पुरस्कारों से हर रोज़ नवाजा गया यहाँ सबको। कि पुरस्कारों से हर रोज़ नवाजा गया यहाँ सबको। और जीत का मज़ा कैसा जब तक चुनाव ना हो। ये राजनीतिक वाला चुनाव नहीं है, यहाँ पर सिलेक्शन की बात हो रही है। जब लोग आप खुद से नहीं, लोग आपको सेलेक्ट करके आपके पास आते हैं, आपकी काबिलियत पहचान कर आपसे मिलने का प्रयास करते हैं, तो ऐसा व्यक्तित्व हर व्यक्ति को बनाना चाहिए। और उसके लिए दिन रात जितना आप प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करना चाहिए। बस इन्हीं मतलब पंक्तियों के साथ और इन्हीं विचारों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। जय हिंद, जय भारत। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा जो है, हम कह सकते हैं ज्योति जी के जो शब्द हैं वो एक तरीके से हम देखा जाए तो कहीं ना कहीं तरीके से इंस्पायर करने का बहुत ज़्यादा काम करते हैं। थैंक यू सो मच ज्योति जी, हमसे जुड़ने के लिए और अपना वक्त हमें देने के लिए, और इतनी सुंदर सुंदर, इतनी ओजस्वी कविताएं जो है वो हमें और हमारे दर्शकों को सुनाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद मिताली जी आपका भी, कि आपने भी बहुत अच्छे से, मतलब इस जो भी ये छोटा सा मतलब सफ़र रहा, बहुत अच्छे से आपने संभाला और मुझे ये सुअवसर दिया। एक बार पुनः ग्वालियर वासियों का पुनः धन्यवाद, और इस वुमनिया मतलब चैनल का, और ग्वालियर इम्पैक्ट जो चैनल है इस पर वुमनिया जो चलता है, उस पर मुझे ये स्थान देने के लिए पुनः धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप देखते रहिए ग्वालियर इम्पैक्ट। कैमरामैन गौतम के साथ मैं हूँ मिताली। नमस्कार।